कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। ये कर्म योग सदस्य वाले किताब में शाश्वत स्वामी ये शाश्वत हमको परीक्षा के लिए पूरा याद किया है। अभी नहीं भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं
वैर्याणं नमो वज्रायणं नमो सर्वसावणं ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणाश्रो मंगलाणं च सर्वेशं परमं मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम पूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। नमो नारायण। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोगों ने लास्ट क्लास में 8th चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। कल आप लोग का टेस्ट था, और अगर ऐसा भी रिजल्ट्स कब तक आउट होते हैं, बट अभी एक बार क्वेश्चन पेपर को लेके हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन पेपर को आंसर्स, करेक्ट आंसर्स, क्योंकि आपकी टाइम लिमिटेड जो है वो टाइम लिमिट 8:30 तक की दी गई थी। अगर 24 आवर्स में भी आपको कोई वापस सॉल्व करके भेजना हो, तो वापस मतलब जिन्होंने नहीं करा उनको भेजना हो, तो हम लोग आंसर्स डिस्कस कर सकते हैं एक बार। प्रश्न पत्र आपके पास आया ही था, पीडीएफ। सबसे पहला प्रश्न था सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाइए में अगर आपको ध्यान हो, आप लोग के सामने अगर पीडीएफ ओपन है, या फिर मैं एक बार पीडीएफ ओपन कर देती हूँ। हम्म, सबसे पहले आपको अगर ध्यान में हो, सही जोड़ी मिलाइए हमारे सबसे पहले था टेस्ट पेपर। टीवी की लाइट टावर मारे पहला त्रियांश गति नामकरण। हेलो जय जिनेन्द्री। ठीक है, ये आपको सामने दिख रहा है। सबसे प्रश्न एक, हाँ जी सही दिख जोड़ी रहा है। मिलाइए। सही जोड़ी मिलाइए, सही जोड़ी मिलाइए में सबसे पहले था तिर्यंश गति नामकर्म। तिर्यंश गति नामकर्म का सही उत्तर क्या होगा? पाप प्रकृति। ए का सेकंड है। फिर था पाप प्रकृति। पाप प्रकृति में 84, बी का फोर्थ ऑप्शन। जाति नाम कर्म, आर्किटेक्ट। ठीक है, हाँ जहां भी डाउट्स है ना, आप लोग एक बार अभी तो सभी लोग म्यूट कर लीजिए, और जहां आपके डाउट है क्वेश्चन में, जो मैं आंसर बोल रही हूँ आपने कुछ और लिखा हो, तो फिर आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, अगर आपको ध्यान में नहीं आता है, करेक्ट आंसर समझ नहीं आता तो। ठीक है, फिर विपाक। डी, डी के लिए ऑप्शन 4, 4 प्रकार का विपाक। ई क्षेत्र विपाकिनी। क्षेत्र विपाकिनी के लिए हमने प्रकृति देखी तिर्यंशानुपूर्वी, 6 नंबर की। एफ संज्वलन चतुष्क। संज्वलन चतुष्क देशघातिनी प्रकृति है, 3rd ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया सही जोड़ी। नेक्स्ट हेलो जय वाला है ना। जवान। ये संजलन चक्र 4 नंबर पे तो दिया था उसको जोड़ी मिलाने के लिए। जोड़ी को संजलन चतुष्क के लिए 4 नंबर भी दिया था ना जोड़ी मिलाने के लिए। जोड़ी फिर से एक बार खोलना पड़ेगा, रुको। सही जोड़ी मिलाने में। देखिए, सही जोड़ी में ऑप्शन ए तिर्यंश नाम कर्म के साथ में, तिर्यंश नाम कर्म के साथ में आएगा पाप प्रकृति। पाप प्रकृति के साथ आएगा 84। जाति नाम कर्म के साथ आर्किटेक्ट। विपाक के साथ 4, 4 प्रकार का विपाक होता है। हो रहा है 4 पुद्गल प्रकार विपाक, की। क्षेत्र ये विपाक, गलत भव है, विपाक और जीव विपाक। इसके कारण 2 फिर गलत जो है। संज्वलन चतुष्क है, संज्वलन चतुष्क की जो प्रकृतियां होती हैं वो देशघातिनी प्रकृति होती है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, अब एक बार हम सेकंड देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड में तिर्यंश आयु। तिर्यंश आयु फर्स्ट, सबसे पहला है तिर्यंश आयु। तिर्यंश आयु ए को बॉक्स नंबर क्या क्या होगा, तो उसमें बताया बॉक्स नंबर 4, बॉक्स नंबर 4, 4, 5, 8। 4,
5 मतलब पुण्य प्रकृति 5 है और अघाती है, लिखना मतलब एट्थ है। एट्थ बॉक्स है अघाती प्रकृति। नेक्स्ट पंचेंद्रीय जाति नाम कर्म जी विपाकिनी प्रकृति है। फिफ्थ पुण्य प्रकृति है और एट्थ अघाती प्रकृति है, बिकॉज नाम कर्म की प्रकृति है। डन। फिर आता है चक्षु दर्शनावरणी। चक्षु दर्शनावरणी बॉक्स नंबर 3 6 मतलब पाप प्रकृति, क्योंकि ये घाती कर्म की प्रकृति है, पाप प्रकृति है। जी विपाकिनी है दर्शनावरणी कर्म, चक्षु दर्शनावरणी जी विपाकिनी प्रकृति है। एंड नेक्स्ट घात कर्म की प्रकृति है, इसलिए 7th कॉलम। तो इसके ऑप्शन क्या होंगे? बॉक्स नंबर 3 6 और 7। ठीक है। फिर है डी। डी वाला है असातवेदनी। असातवेदनी जी विपाकिनी प्रकृति है, पाप प्रकृति है, पुण्य नहीं सॉरी, पाप प्रकृति है। और सात वेदनी वेदनी कर्म अघाती कर्म होता है, इसलिए अघाती कर्म की प्रकृति है। इसके बॉक्स नंबर क्या क्या? 8। ठीक है। फिर है ई। थर्ड मतलब जी विपाकिनी सुस्वर नाम कर्म। सुस्वर नाम कर्म जी विपाकिनी प्रकृति है, पुद्गलों का परिणामन नहीं होता। सुस्वर नाम कर्म पुण्य प्रकृति है, त्रस दशक में आती है और अघाती है क्योंकि नाम कर्म है। ठीक है, ये हो गया हमारा बॉक्स कंप्लीट। बॉक्स नंबर 3 5 और 8, ये हो गया सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको सही लिखना आता है ना? क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाँ ठीक है। जानकर सुधारना है। अब इसमें ना थोड़ा सा ठीक है, आप लोगों ने सबने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा होगा। एक्चुअली हुआ क्या है, नाम कर्म की सभी प्रकृतियां पुद्गल विपाकिनी। इसकी जो गलती है, ये वाक्य पर छो ही वाक्य क्या है, गलत है। लेकिन हर वाक्य में हमको वाक्य को अगर गलत है तो उस गलती सुधारना है, मतलब सही वाक्य लिखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट नाम की सभी प्रकृति पुद्गल विपाकिनी है, इसका आंसर होगा सब उद्गम विपाकिनी प्रकृतियां नाम कर्म की हैं। यहाँ पर सेंटेंस का प्लीज म्यूट किया ना एक बार, किसी के यहाँ से डिस्टरबेंस हो रहा है। यहाँ पे सही उत्तर है कि उद्गम विपाकिनी प्रकृतियां। प्लीज अनम्यूट नहीं कीजिएगा। जगन से आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज क्लियर नहीं है मैम। अभी आवाज क्लियर आ रही है? एक्चुअली प्लीज आप लोग ना म्यूट रखना, क्योंकि शायद कभी म्यूट में भी डिस्टरबेंस हो जाता है। फर्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, नाम कर्म की सभी प्रकृतियां पुद्गल विपाकिनी है, इसका करेक्ट आंसर होगा सभी पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां नाम कर्म की हैं। ये सेंटेंस का रीऑर्डर है। सभी पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां नाम कर्म की हैं। अब जिन्होंने ये लिखा है ये तो बेस्ट ही है, बट जिन्होंने कुछ लोगों ने ये भी लिखा है नाम कर्म की 36 प्रकृतियां पुद्गल विपाकिनी है, सभी वर्ड को हटा के उन्होंने करेक्शन किया है 36। ठीक है, तो आपके मतलब आपने जो आंसर लिखा है वो आंसर या सेंटेंस गलत नहीं है, सेंटेंस करेक्ट है। नाम कर्म की 36 प्रकृतियां पुद्गल विपाकिनी है, बट हमारा जो एम था इस क्वेश्चन को लिखने का, सभी पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां नाम कर्म की ही है। ठीक है, तो जैसा भी है आंसर दोनों तरह से एक बार सही है। अगर आपने 36 भी लिखा है तो सही है, बट आपको ध्यान में रखना कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना है। सभी पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां नाम कर्म की ही है। बी है ऑप्शन बी। क्वेश्चन है तिर्यंशायु पाप प्रकृति है। यहाँ पर हम दो तरह से करेक्शन कर सकते हैं। एक करेक्शन हो सकता है नरक आयु पाप प्रकृति है, दूसरा करेक्शन हो सकता है तिर्यंशायु पुण्य प्रकृति है। ठीक है, मैं आपको सभी ऑप्शंस बता रही हूँ करेक्टेड आंसर के। ठीक है, अब उसमें से आपका क्या सही है क्या गलत है वो आप खुद भी देख सकते हैं, और जैसा भी रहता है। तिर्यंश आयु पाप प्रकृति है, इसके लिए हम लिख सकते हैं नरक आयु पाप प्रकृति है, या फिर तिर्यंश आयु पुण्य प्रकृति है। दोनों को हम रॉन्ग वर्ड बता सकते हैं और उसका करेक्शन कर सकते हैं। सी था अनंतानुबंधी चतुष्क का घात्य गुण व्रत अरुचि है। यहाँ पर ओनली एक ही करेक्शन होता है, व्रत अरुचि नहीं व्रत रुचि।
जो गुण है आत्मा का वो व्रत रुचि का गुण है, और उसका हाथ करने वाली कौन सी प्रकृति है? अनंतानुबंधी चल। जिन प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभव बंध जीव विशुद्ध लक्ष्यजन्य अध्यवसाय में करते हैं, उनकी संख्या 44 है। तो पहले तो हमको ये देखना कि ये जो डेफिनेशन दी गई है, जिन प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभव बंध जीव विशुद्ध लेश्याजन्य अध्यवसाय में करता है, ये हमने डिस्कस करा था। ऐसी प्रकृतियां कौन सी होती हैं जिनका अगर हाईएस्ट मैक्सिमम अनुभव बंद करना है तो उस समय पर जीव के जो अध्यवसाय है वो विशुद्ध है। तो ऐसी प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां होती हैं, और उन पुण्य प्रकृति की जो काउंटिंग है, जो संख्या है, वो 42 है, या इसलिए यहाँ पर 44 की जगह पर 42 लिखना है। फिर है त्रस दशक की सभी प्रकृतियां पाप प्रकृति हैं। यहाँ पर भी आप दोनों तरह से करेक्शन कर सकते हो। त्रस दशक की सभी प्रकृतियां पुण्य प्रकृति हैं, अथवा स्थावर दशक की सभी प्रकृतियां पाप प्रकृति है। ठीक है, दोनों सेंटेंस करेक्ट है। फिर है नरक गति नाम कर्म देश घातिनी प्रकृति है। सबसे पहली बात तो इसमें गति नाम कर्म है, या फिर नाम कर्म की ही बात करें, नाम कर्म अघाती प्रकृति है, तो देश घातिनी और सर्वघातिनी की तो बात ही नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए अघाती के अलावा हमको अघाती यहाँ पर नहीं लिखते हुए हमको क्या लिखना है? नरक गति नाम कर्म पाप प्रकृति है। ठीक है, नरक गति नाम कर्म पाप प्रकृति है लिख सकते हैं। अघाती प्रकृति है ऐसा गलत तो नहीं होना चाहिए, पर सबसे देश घातिनी वर्ड की जगह पर जो चेंज आएगा वो पाप प्रकृति होना ज्यादा सही है। ठीक है, नरक गति नाम कर्म पाप प्रकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें किसी के कोई डाउट्स है या फिर स्क्रीन ऑफ करना है? वैसे दोनों तरह से जो जो भी करेक्शन थे वो बता। मैम मैम इसमें नरक घातिनी की नाम प्रकृति कर्म लिखते तो गलत रहते हैं क्या? क्या? ये लास्ट वाले में घातिनी प्रकृति है लिखते हैं तो गलत है क्या? घातिनी प्रकृति तो गलत है, नाम तो कर्म पाप तो प्रकृति घातिनी है ही पहले नहीं। आपने घातिनी प्रकृति पाप प्रकृति बताई थी ना। घातिनी प्रकृति तो पाप प्रकृति है, लेकिन नरक गति नाम कर्म है ना। नाम कर्म अच्छा प्रकृति घाती थोड़ी ठीक होती है। है, नाम नहीं कर्म मैंने तो ही पाप घाती प्रकृति है। लिखा था, पर मैंने साथ में यही सोचा था कि घातनी प्रकृति है ना, इसलिए। नहीं नहीं, घाती नहीं है, वो अघाती प्रकृति है, और पाप प्रकृति मैम वर्ड जनरली अगर सही हम होना ऐसा चाहिए। लिखे तो नरक गति नाम कर्म अघातिनी प्रकृति है। वही मैं बोल रही हूँ, पाप प्रकृति भी आ सकता है। अगर हम पुण्य प्रकृति पाप प्रकृति वाले चैप्टर की बात करें तो हम उसमें पाप प्रकृति लिखेंगे, और अगर हम घातिनी और घातिनी प्रकृति की बात करें तो फिर ये जो हमारी घातिनी प्रकृति घातिनी कितनी होती है? 47। और घातिनी तो प्रकृति मैम की जो हम काउंटिंग करते हैं, हाँ, जीव विपाकिनी अघातिनी भी लिख सकते हैं, जीव विपाकिनी प्रकृति भी लिख सकते हैं, जीव क्योंकि विपाकिनी भी चार चार लिखते गति आ हैं। जाएगी ना उसमें। हाँ हाँ, जीव विपाकिनी भी लिख सकते हैं। तीनों ऑप्शन जो भी, मतलब ठीक है, अगर नरगति तीनों चैप्टर की अपेक्षा से, क्योंकि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर नरगति अपेक्षा नहीं नामकरण पूछा था। एकातिनी प्रकृति नहीं होती क्या? ऋषि जी नरगति जो नाम नरगति कर्म नरक गति घातिनी ही होती है, नरक वही गति बोल रहे नाम हैं। हाँ, कर्म। तो हमने तो यही लिखा नरगति नामकरण ठीक है प्रकृति ठीक है एकातिनी ठीक है प्रकृति है। ठीक है, अभी ना हम लोगों ने क्या लिखा है वो बात एक तरफ रखते हैं। अभी हम बस यही देख रहे हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर आप जजमेंट सेल्फ इसमें ना, अवलोकन कर जैसे ये सकते हैं। देश घातिनी और सरघातिनी तो घातिनी घातिनी वाली में होती है, इसलिए यहाँ पे हाँ, अघातिनी ज्यादा सही नहीं है। अघातिनी प्रकृति भी सही हो सकता है, मतलब वो ये अपेक्षाकृत दीदी कौन से क्योंकि चैप्टर की पुण्य और अपेक्षा पाप लिख रहे को हैं। कहा घातिनी जब पूछ रहा है तो अघातिनी ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ हाँ, वो वही ना, अपेक्षाकृत नहीं पूछा है। पाप प्रकृति लिखेंगे तो भी आंसर गलत नहीं है, जीव विपाकिनी लिखते हैं तो भी गलत नहीं है, और घातिनी भी गलत नहीं है। वही ठीक है, दीदी समझ करेक्ट में नहीं करेक्ट आएगा ना आंसर कि आप दीजिए। किस अपेक्षा से पूछ रहे हैं करके। अब देश घातिनी दिया है तो हम लोग घातिनी में ही जाएंगे। अघातिनी, घातिनी नहीं। वही घातिनी वही बता हाँ रही हूँ, जैसे देश घातिनी हाँ दिया हाँ है तो हम लोग भी वो घातिनी में ही जाएंगे ना, पहले पुण्य पाप में, या मतलब दूसरे में नहीं जाएंगे। तो आप हाँ किस हाँ, अपेक्षा से पूछ रहे हैं हमको भी ये नहीं समझ में आएगा ना। हाँ हाँ, इसलिए भाई मैंने इसलिए तो बोला कि कुछ भी तीनों टाइप के आंसर सही हो सकते हैं, तीनों चैप्टर्स के वही अपने अपने अपने। दीदी अनुश्री एक बार फर्स्ट और अनुश्री सेकंड जी वापस बताना ना, ए और क्या? बी। एक बार ए और बी अनुश्री एक बार जी वापस बता देना ना। एक बार मैम देखना अनुश्री जी, हमको त्रस डाउट दशक वाली नहीं है। प्रकृति तो पुण्य प्रकृतियां होती है। त्रस दशक वाली सभी प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां है, क्योंकि पुण्य में भी और पाप में भी दोनों में
त्रस दशक की सभी प्रकृतियां पुण्य प्रकृति है, स्थावर दशक की सभी प्रकृतियां पाप प्रकृति है। हमने डिस्कशन कर लिया, दोनों आंसर करेक्ट है। अब नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट डाउट किसका था? ए और बी वापस बताना है। ए है नाम कर्म की सभी प्रकृतियां पुद्गल विपाकिनी है, सभी पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां नाम कर्म की हैं। ये ऑर्डर रीअरेंज करना है सेंटेंस का। और दूसरा ऑप्शन इसका ये भी लिख सकते हैं, नाम कर्म की 36 प्रकृतियां पुद्गल विपाकिनी है। सभी की जगह पर आप 36 लिख सकते हो। फिर बी पूछा था तिर्यंच आयु पाप प्रकृति है, इसमें आप लिख सकते हो तिर्यंच आयु पुण्य प्रकृति है या फिर नरक आयु पाप प्रकृति है। जो आपको लिखना है लिख सकते हो, दोनों आंसर करेक्ट है। नरक मैम गति वाला बता दीजिए एक बार, नरक गति एफ वाला। कि नाम कर्म देश खातिनी प्रकृति है, इस पूरे सेंटेंस में देश खातिनी वर्ड रॉन्ग है। इस देश खातिनी वर्ड की जगह पर आप तीन ऑप्शन हैं आपके पास, जीव विपाकिनी लिख सकते हो, अघातिनी लिख सकते हो या फिर पाप लिख सकते हो। तीनों टाइप की प्रकृति होती है नरक गति नाम कर्म। नेक्स्ट, किसी और के डाउट है? आगे मैम, बढ़ते हाँ हैं मेरा नेक्स्ट ये क्वेश्चन डाउट पे। है कि आप ये जो भी ऑप्शन आप बता रहे हैं ना अभी, वो ये हाँ, लिख राइट के है मेरा, डालिएगा, तो दोनों लिख लिख के सकते डाल थे। दीजिएगा प्लीज मेरे को। मेरा सेकंड वाले में तो मैंने एक ही ऑप्शन लिखा है, दूसरे तीसरे तो लिखे ही नहीं, तो वो कंफ्यूजन था आपको ना समझने में मेरा। आंसर एक बार सुनो, मैं अभी सिर्फ डिस्कशन कर रही हूँ आंसर्स का। आंसर शीट आपको मिल जाएगी और आंसर शीट हाँ मिलने के बाद मैम, आपके मन में डाउट रह जाता, इसलिए अभी डिस्कशन कर लिया हम लोगों ने, फिर ठीक आपको है फिर मैम। आंसर शीट मिल जाएगी। हाँ मैम ठीक है, थैंक यू मैम। अब हम कौन सा बचा है? फोर्थ क्वेश्चन बचा है ना? हाँ, फोर्थ क्वेश्चन है अंताक्षरी अंकों की। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है सर्वघातिनी प्रकृतियों की कुल संख्या के अंकों को परस्पर गुणा करना। मतलब गुणा किसको करना है? अंक। किसके अंक? संख्या, टोटल संख्या। किसकी टोटल संख्या? सर्वघातिनी प्रकृतियों की। आपने देखा मैंने क्वेश्चन को किस टाइप से आंसर फाइंड करा? ये आपको इस टाइप का ट्वेंटी क्रम, वन हाँ, टू इस ट्वेंटी टाइप, वन का आपने टू मल्टीप्लाई 21 में को निकल के टू 1 से आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ वो ठीक है। एक बार प्लीज ना म्यूट कीजिए, मैं एक बार आंसर पूछ लेती हूँ। आप लोग का आंसर देने का काम नहीं, आप लोग को अभी सिर्फ डाउट क्लियर करने का काम है। आंसर्स मैं बता रही हूँ, आप उस अकॉर्डिंग अगर आपके डाउट होते तो फिर क्या सबको डिस्टरबेंस हो जाता है। आप लोग सेल्फ रखिए, आप लोग म्यूट करके आप आंसर देते हैं तो बेस्ट होगा। ठीक है, देखो सर्वघातिनी मेरा बोलने का ये मतलब था कि जो क्वेश्चन था, पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा, अब क्वेश्चन में से मेरे को आंसर निकालना था। तो आंसर निकालने की क्या ट्रिक होती है, आप पहले छोटे छोटे क्वेश्चन के ना छोटे छोटे पार्ट्स कर दीजिए। अब सबसे पहला पार्ट हमने उल्टे से स्टार्ट किया कि हमको क्या करना है? गुणा करना है। गुणा करना है किसको? परस्पर, मतलब आपस में गुणा करना है। किसको गुणा करना है? अंकों को। कौन से अंकों को? अब हम कौन से दो अंक लेंगे जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे? तो उस कुल संख्या, मतलब टोटल काउंटिंग किसकी, मतलब टोटल काउंटिंग को हमको, टोटल काउंटिंग जितनी भी होगी उसके अंकों को परस्पर गुणा करना है। किसकी टोटल काउंटिंग? सर्वघातिनी प्रकृतियों की। सर्वघातिनी प्रकृतियों की कुल संख्या क्या है? 21। अब 21 मतलब दोनों अंक जो हैं 2 और 1, इनको परस्पर गुणा कर देना, मतलब 2 इंटू 1। तो अब हमारा आंसर क्या आना चाहिए? फर्स्ट का 2। अब 2 अगर हमारा आंसर आ गया, अब हम अंताक्षरी को, ठीक है, अंताक्षरी को सिर्फ एक आंसर करेक्शन की बात होती है कि हमारा आंसर करेक्टेड है नहीं है। हम सिर्फ अभी आंसर्स पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जीव विपाकिनी प्रकृतियों में मोहिनी कर्म की प्रकृति की संख्या। मतलब टोटल संख्या जीव विपाकिनी प्रकृतियों में कितनी है? मोहिनी कर्म की, जीव विपाकिनी प्रकृति, सभी घाती कर्म की प्रकृतियां जीव विपाकिनी ही होती है। मतलब मोहिनी कर्म की सभी प्रकृतियां क्या होंगी? जीव विपाकिनी। तो मोहिनी कर्म की कुल प्रकृति कितनी होती है? तो यहाँ पर हम उदय के, क्योंकि उनका विपाक बता रहे हैं, इसलिए हम सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी को भी लेंगे। तो इसलिए मोहिनी कर्म की जो प्रकृति उसकी काउंटिंग हम लेते हैं 28। अब 28 तो हमने आंसर करेक्टेड देख लिया। अब हमको मैच करना है क्या ऊपर वाले अंताक्षरी से लिंक हो रहा है? तो वहां पर था लास्ट वर्ड, लास्ट डिजिट 2, तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या आना चाहिए? 2। तो हमारा आंसर करेक्ट है 28। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। पाप प्रकृतियों की संख्या। टोटल पाप प्रकृतियां कितनी होती है? पुण्य प्रकृति 42 होती है, पाप यहाँ पे लिख देंगे 84। अब हमको मैच करना, ऊपर 28 था, लास्ट डिजिट 8 है, हमारा यहाँ का फर्स्ट डिजिट 8 है, करेक्ट है आंसर, 84 हो गया। नेक्स्ट, घाती कर्म की प्रकृतियां। घाती कर्म की टोटल प्रकृतियां कितनी होती हैं? 47।
47 प्रकृतियां घाती कर्म की टोटल संख्या है। 4 घाती कर्मों की सभी प्रकृतियों को ऐड करने पे हमको 47 की काउंटिंग मिलती है। तो वो 47 घातिनी प्रकृतियां हैं, घाती कर्म की प्रकृतियां हैं या फिर घातिनी प्रकृतियां। तो ये 47 आंसर आ गया। रीचेक करो, ऊपर 84 था, लास्ट डिजिट 4 है, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 4 है। ठीक है, करेक्ट आंसर। अब ई क्वेश्चन पे आते हैं। जीव विपाकिनी प्रकृतियों की संख्या। टोटल जीव विपाकिनी प्रकृति कितनी है? तो बोला 78। 78 प्रकृतियां टोटल जीव विपाकिनी, यहाँ पर 78 है, करेक्ट है आंसर। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देश घातिनी प्रकृतियों की संख्या के अंकों का जोड़, मतलब एडिशन किसका करना है? अंकों का। कौन से अंक? देश घातिनी प्रकृतियों की टोटल संख्या। देश घातिनी प्रकृतियां टोटल कितनी होती हैं? 26। अब 26 मतलब दोनों अंक, मतलब 2 और 6 दोनों का जोड़ करना है, एडिशन करना है, मतलब 2 + 6। तो 2 + 6 क्या होता है? 8 होता है। तो हमारा ऊपर आंसर क्या था? 78। और यहाँ पर हमारा एंड का मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग डिजिट क्या है? 8 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अंताक्षरी। फर्स्ट आंसर 2, सेकंड 28, थर्ड 84, फोर्थ मतलब डी का 47, ई का 78, एफ का 8। ये हो गया हमारा टोटल क्वेश्चन पेपर का सॉल्व। ठीक है, अब हम आते हैं वापस हमारे इसमें किसी के कोई डाउट्स है? नहीं तो फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिन्होंने भी नहीं दिया है, आप लोग टेस्ट पेपर आपके ग्रुप पे है, वापस एक बार टेस्ट पेपर खोल सकते हैं। इतना ज्यादा टफ था नहीं, आप वापस से एक बार ट्राई करना। आपने भले ही आंसर्स देख लिए, बट एक बार फिर से रिवीजन करने का। आपका आपका जो टेस्ट पेपर है ना, उसमें जो लास्ट पेपर है उसकी लास्ट लाइन है वो कटी हुई थी, इस कारण से इसको टेस्ट पेपर में, हाँ पीडीएफ में। टेस्ट पेपर। आप वो पीडीएफ खोल करके देखेंगे ना, तो लास्ट लाइन है ना नीचे की, वो एक्चुअली मैंने कटी जो हुई। अभी आपको स्क्रीन शेयरिंग करी है ना, मतलब जो अभी मैंने सामने रखा था स्क्रीन, नहीं, अब वो, सही है आपका। हाँ मैं वही बोल रही हूँ, वही चीज पीडीएफ ही ओपन करी है मैंने। वो एज इट इज था। तो सबके पास ये मिस्टेक आई हुई है क्या? पता नहीं, मेरे मिस्टेक आई। अच्छा नहीं, ठीक है, क्षमा याचना। हमारा तो ठीक था, कोई बात ठीक था। प्लान कटा हुआ था। हाँ, नहीं हमारा ठीक था, हमें समझ में आ गया बराबर। वो कुछ या तो कुछ एरर आ गया होगा, टेक्निकल एरर, उस वजह से नहीं आ पाई होगी। तो ठीक है, आप एक बार अगर, क्षमा याचना अगर वो आपका अटेम्प्ट नहीं हो पाया है तो। पर वो क्वेश्चन अभी आपने देख लिया होगा तो फिर वो आंसर समझ आ गया होगा ना। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने 8th चैप्टर लास्ट क्लास में स्टार्ट करा था। 8th चैप्टर में हमने देखा था अनुभाव। अनुभाव क्या होता है वो हमने पढ़ा था। ठीक है, अनुभाव में अ, अनुभाव क्या होता है? सबसे पहले तो हमने देखा था शक्ति, पावर, इंटेंसिटी को क्या बोलते हैं? अनुभाव बोलते हैं। कर्म प्रदेशों में विविध प्रकार के फल देने की शक्ति को अनुभाव कहते हैं। डेफिनेशन हमने याद करी थी। इसका दूसरा नाम अनुभाग या फिर रस भी होता है। अब ये जो अनुभाव होता है, जीव जब भी कर्मों का बंद करते हैं, कर्म प्रदेशों का बंद करते हैं, आत्मा के साथ एक में एक करते हैं, उनमें कोई शक्ति नहीं होती। उनमें शक्ति कौन डालता है? उनमें शक्ति जीव ही डालता है। तो वो जो जीव जो शक्ति डालता है उनके उदय में आने की, कि किस प्रकार का वो फल देंगे, उस शक्ति को बोलते हैं अनुभाव। और वो उस शक्ति को डालना और आत्मा के साथ एक में एक करना अनुभाव बंद होता है। ठीक है, अब ये जो शक्ति, जैसे हमने बोला था, हमने लास्ट क्लास में बताया था, जीव जो जीव है, जीव मतलब, ठीक है, यहाँ पर हमने 4 टाइप के एनिमल्स लिए थे, बकरी, गाय, भैंस और भेड़। तो ये जो 4 है, ये इनका जो इनपुट है सूखी घास, मतलब कार्बन वर्गना के जो पुद्गल हैं, वो कार्बन वर्गना के पुद्गलों को सभी जीव क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। लेकिन सभी जीव में अपने अपने अध्यवसाय, मतलब जिसके जैसी प्रोसेसिंग होती है, बकरी के अंदर जैसी प्रोसेसिंग होगी, गाय के अंदर, भैंस के अंदर, भेड़ के अंदर, जिसकी जैसी प्रोसेसिंग होती है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट मिलता है। तो जैसे जीव के अध्यवसाय होते हैं, उस हिसाब से जीव को क्या मिलता है? फल मिलता है। मतलब वो अनुभाव उसमें, वो शक्ति उसमें डाली जाती है कि वो इस प्रकार का क्या करेगा? फल देगा। और फिर उसी हिसाब से आउटपुट आता है। अगर दूध बहुत पतला और चिकनाई कम वाला है, तो वो बकरी का दूध है, मतलब बकरी के अंदर वो प्रोसेसिंग हुई थी। उसी प्रकार जीव के जैसे अध्यवसाय रहता है, उस हिसाब से उसका क्या आता है? आउटपुट आता है।
तो उसको हम क्लियर मतलब टेक्निकली क्या बोलेंगे उसको, जीव अपने भिन्न भिन्न अध्यवसायों के निमित्त से, ये लाइन आप लोगों को अंडरलाइन करनी है, ठीक है। अध्यवसायों के निमित्त से कार्बन वर्गना के पुद्गलों में अलग अलग प्रकार का अनुभाव उत्पन्न करता है और उदय में आने पर वे अलग अलग प्रकार का फल देते हैं। ये अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या होता है यहाँ समझ में आया? इसको टुकड़े में पढ़ते हैं। जीव अपने भिन्न भिन्न अध्यवसायों, अध्यवसाय मतलब आत्मा के परिणाम या फिर भाव, तो अपने भिन्न भिन्न अध्यवसायों के निमित्त से, जिसके जैसे अध्यवसाय होते हैं उसके वैसा क्या होता है, अनुभाव क्रिएट होता है। कार्बन वर्गना के पुद्गलों में अलग अलग प्रकार का अनुभव उत्पन्न करते हैं। किसमें? नीरस सूखी घास को क्या किया जा रहा है, आउटपुट के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो उसमें क्या बने, ये एनिमल्स निमित्त बने। उसी प्रकार जीव के अध्यवसाय भी किसमें निमित्त बनते हैं, जो नीरस मतलब जिनमें कोई भी रस नहीं था अभी उनमें रस डाला गया। कार्बन वर्गना के पुद्गल निर्जीव थे, नीरस थे, उनमें क्या डाला गया, अनुभव उत्पन्न करता है। और जब जैसा जो भी अनुभव उस अकॉर्डिंग उदय आने पर वो अपना फल देते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था 4 टाइप का अनुभाव डिस्कस किया था, एक स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक, चतुस्थानक। अनुभाव तो असंख्य प्रकार का होता है। क्यों? क्योंकि अनुभाव क्या है, अनुभाव डाला गया, किसके निमित्त से डाला गया, जीव के अध्यवसायों के निमित्त से। तो जीव के अध्यवसाय अगर असंख्य प्रकार के होते हैं तो अनुभाव भी कितने प्रकार का हो सकता है, असंख्य प्रकार का। तो ऐसे असंख्य प्रकार के अनुभाव को हमने 4 लेवल्स में डिवाइड किया। 4 लेवल है या 4 प्रकार बोले, 4 भेद बोले। अब ये ध्यान में रखना, इन 4 भेद में भी अंदर ही अंदर बहुत सारे मतलब असंख्य प्रकार के क्या होते हैं, इनके असंख्य प्रकार होते हैं। एक स्थानक लेवल में भी असंख्य प्रकार होंगे, द्विस्थानक में भी, त्रिस्थानक में भी और चतुस्थानक में भी, ठीक है। और एक स्थानक का जो जब अनुभाव मतलब एक स्थानक अनुभाव है, मतलब जब एक स्थानक के रूप में जीव को फल मिल रहे हैं, एक स्थानक के लेवल पे मिल रहे हैं, तो वो सबसे कम लेवल होगा उसके फल का। मतलब वो जो कर्म अपना फल देगा, जो भी उसका फल दिया जाता है, मतलब जो भी उसका विपाक है, कोई भी प्रकृति का, सबका हमने डेफिनेशन में देखा था कि वो उदय के रूप में ही हमने उनकी डेफिनेशन बताई थी कि जीव के अंदर ऐसा ऐसा होना होता है, मतलब इस प्रकृति का उदय है। तो जब ऐसी प्रकृति उदय देती है तो वो अपना उदय के रूप में जो भी होने वाला होता है उसका कितना इंटेंसिटी लेवल है, वो लेवल सबसे कम होता है एक स्थानक में, द्विस्थानक में उससे ज्यादा होता है, त्रिस्थानक में उससे ज्यादा होता है, चतुस्थानक में मैक्सिमम होता है, ठीक है। फिर हमने देखा था शुभ प्रकृति का एग्जाम्पल गन्ने के रस के समान दिया था, अशुभ प्रकृति का किसके समान दिया था, नीम के रस के समान, क्योंकि नीम का रस कड़वा होता है। अशुभ प्रकृतियों का फल भी क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, कड़वा होता है। नीम का रस प्राकृतिक कड़वाहट से युक्त है, वो एक स्थानक लेवल हो गया कर्मों के अशुभ प्रकृति के अनुभाव का। और द्विस्थानक में उस 1 लीटर को हमने इतना बॉईल करा कि वो ½ लीटर बचा, फिर उस ½ लीटर को और ज्यादा बॉईल करा कि वो 1/3 लीटर बचा, वो त्रिस्थानक हो गया, उसमें कड़वाहट और बढ़ गई, 3 गुना हो गई, वो त्रिस्थानक लेवल का अनुभाव हो गया। चतुस्थानक लेवल का अनुभाव कैसा होता है, तो वो बताया है कि उसी 1/3 को और ज्यादा बॉईल करा तो वो 1/4 लीटर ही बचा, और इतने क्वांटिटी बचने पर जो करवाहट का लेवल होता है वो 4 गुना होता है नेचुरल प्राकृतिक करवाहट से, वो चतुस्थानक लेवल समझ सकते हैं। इसमें एक स्थानक नहीं होता पुण्य प्रकृति में। गन्ने के रस की जो नेचुरल मिठास है, वो नेचुरल मिठास को जब हम ½ लीटर बचता है, 1 लीटर को उबाल कर ½ लीटर बचता है, इतना ज्यादा मतलब इतनी क्वांटिटी रहेगी, इतना ज्यादा हमने उसको बॉईल किया, वो बॉईल करने पर उसकी मिठास क्या हो जाती है, दुगना हो जाती है। तो ये दुगना मिठास वाला जो रहता है लेवल, वो लेवल द्विस्थानक का लेवल होता है। शुभ प्रकृतियों में एक स्थानक लेवल नहीं होता, मिनिमम से मिनिमम तो अनुभव जीव को मिलेगा ही मिलेगा उस प्रकृति का। त्रिस्थानक में क्या होगा, 3 गुना हो जाएगा। इसी ½ लीटर को हमने क्या करा, और ज्यादा बॉईल कर दिया, इतना बॉईल करा कि 1/3 क्वांटिटी बची। जब इतना बॉईल करने पर जो उसकी मिठास होती है वो 3 गुना हो जाती है, उस 3 गुना मिठास के समान होता है त्रिस्थानक का लेवल। फिर चतुस्थानक का लेवल, इसी 1/3 को और बॉईल करा, इतना बॉईल करा कि 1/4 बचा,
ये लेवल 4 गुना होता है, मतलब ये जो मिठास है वो 4 गुनी होती है, और ये लेवल चतुस्थानक लेवल कहलाता है। ठीक है, स्वभाव से एक स्थानक अनुभाव नहीं होता किसमें, शुभ प्रकृतियों में। ये लाइन भी अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं अशुभ प्रकृति। अशुभ प्रकृति के बारे में आज हमको देखना है। देखो, अशुभ प्रकृति में क्या होता है, 2 टाइप की प्रकृति होती है। हमने देखा था ना, टोटल अशुभ प्रकृति कितनी है, 84। 84 प्रकृति में से घातिनी प्रकृति भी होती है और अघातिनी प्रकृति भी होती है। घातिनी प्रकृति कितनी थी, 47 बची। 47, 84 माइनस 47 में अघातिनी प्रकृति कितनी बची है, 37। 37 प्रकृति अघातिनी प्रकृति है। ठीक है, 47 घातिनी प्रकृति में भी 2 टाइप की होती है, सर्वघातिनी, देशघातिनी और सर्वघातिनी। ठीक है, देशघातिनी प्रकृति कितनी है और सर्वघातिनी कितनी है, अब भी टेस्ट दिया था आप लोगों ने कल, अभी हमने डिस्कस भी किया उनकी नंबर ऑफ 26 है देशघातिनी 21 और और 26, 21, 26 ठीक है, और 21। 26 और 21, ये हो गई 47 प्रकृति घातिनी। ठीक है, अब ये जो देशघातिनी प्रकृति है, ये देशघातिनी प्रकृतियां और सर्वघातिनी प्रकृतियां, हमारे पास अनुभाव कितना टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। एक स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक, चतुस्थानक। 4 टाइप का क्यों होगा, क्योंकि ये अशुभ प्रकृति की बात हो रही है। अशुभ प्रकृति में चारों टाइप का रहता है, शुभ प्रकृतियों में ओनली 3 लेवल होता है, द्विस्थानक, त्रिस्थानक और चतुस्थानक। अब देखो, घातिनी प्रकृतियों के 4 प्रकार के जो अनुभाव हैं, उनमें से घातिनी प्रकृति के अनुभाव कितने टाइप के हैं, 4 प्रकार के। ठीक है, अब ये जो 4 प्रकार के अनुभाव है ना, उन 4 प्रकार के अनुभाव में से एक स्थानक अनुभाव देशघाती होता है, सर्वघाती नहीं। ठीक है, मतलब अगर हमको देशघाती में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, एक स्थानक। सर्वघाती में एक स्थानक नहीं लिखेंगे। फिर लिखा है द्विस्थानक अनुभाव देशघाती और सर्वघाती दोनों में होता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, फिर बताया त्रिस्थानक और चतुस्थानक अनुभाव सर्वघाती ही होता है, देशघाती नहीं। त्रिस्थानक और चतुस्थानक। ठीक है, ये हो गए सर्वघातिनी प्रकृति। अब आपको ध्यान में रखना है, देशघातिनी प्रकृति ओनली एक स्थानक द्विस्थानक, सर्वघातिनी द्विस्थानक, त्रिस्थानक, चतुस्थानक। ठीक है, अब फिर देखना एक स्थानक अनुभाव, यहाँ जो देशघातिनी, टोटल हमको क्या देखना, ये जो 4 प्रकार का अनुभाव। ठीक है, देशघातिनी प्रकृतियां, सर्वघातिनी प्रकृतियां, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, मुझसे ही यह मिस्टेक हुई है। देशघातिनी प्रकृतियां की और सर्वघातिनी प्रकृतियों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम देशघाती और सर्वघाती अनुभाव की बात कर रहे हैं। ठीक है, देशघाती और सर्वघाती अनुभाव, क्योंकि यहाँ पर जो एक स्थानक द्विस्थानक है, ये भी क्या है, अनुभाव ही है। ठीक है, तो देशघाती अनुभाव, सर्वघाती अनुभाव, इसको आप ये आपका होमवर्क है, इसको आप कैलकुलेट करके लाना कि टोटल 47 घातिनी प्रकृतियों में से देशघाती अनुभाव, क्योंकि हमने लास्ट क्लास हमने देशघाती अनुभाव सर्वघाती अनुभाव पढ़ लिया है। हाँ, तो उसमें आपको काउंट करके लाना देशघाती अनुभाव, सर्वघाती। सर्वघाती अनुभाव में ये जो 21 थी, ये तो रहेंगी रहेंगी, क्योंकि जितनी 21 सर्वघातिनी प्रकृतियां हैं, उनमें सभी में क्या होता है, सर्वघाती अनुभाव ही होता है। प्लीज म्यूट। सर्वघाती अनुभाव ही होता है सर्वघातिनी प्रकृतियों में, लेकिन कुछ देशघातिनी प्रकृतियां ऐसी हैं जिनका सर्वघाती अनुभाव भी होता है।
वो सर्वघाती अनुभाव वाली प्रकृति आप लोग को मतलब हम लोगों ने वो डिस्कस करा है, आपको बुक में डायरेक्ट शायद मिलेगा नहीं, पर आप अपने उपयोग से थोड़ा मेहनत करना। और देशघातिनी प्रकृतियों का सर्वघाती अनुभाव कौन कौन सी प्रकृति में रह सकता है, मतलब कौन सी ऐसी प्रकृति होती है जो पूर्ण रूप से भी कौन सी ऐसी देशघातिनी प्रकृति है जो पूर्ण रूप से भी घात कर सकती है समय समय पर, वो काउंटिंग भी आपको सर्वघाती अनुभाव में ऐड करना। और रिमेनिंग होता है देशघाती अनुभाव। ठीक है, अब ये जो ऐसी प्रकृतियां जिनमें सिर्फ देशघाती अनुभाव है, उन देशघाती अनुभाव के समय पर वो अनुभाव भी दो लेवल का होता है, या तो एक स्थानक लेवल होता है या फिर द्विस्थानक लेवल होता है। और जो सर्वघाती अनुभाव होता है, वो सर्वघाती अनुभाव का जब उदय रहता है प्रकृति में, जैसे कि अवधि ज्ञानावरणी है, अवधि ज्ञान का सर्वघाती अनुभाव है अभी हमारे अंदर, तो हमारे अंदर सर्वघाती अनुभाव है, तो हमारे अंदर जो सर्वघाती अनुभाव है वो द्विस्थानक लेवल का हो सकता है, त्रिस्थानक लेवल का हो सकता है, चतुस्थानक लेवल का हो सकता है। प्रकृति तो देशघाती नहीं है, पर उसका सर्वघाती अनुभाव चल रहा है अभी। देशघातिनी भी होगा ना अवधि ज्ञानावरणी में? क्या देशघाती नहीं? अनुभाव या अनुभव, प्रकृति? अनुभव। देशघातिनी होता है, लेकिन देशघाती अनुभाव होता है देशघातिनी प्रकृति में, पर सर्वघाती भी पॉसिबल होता है। ये हमारी लास्ट क्लास में डिस्कशन चल चुका है। सर्वघाती अनुभाव जब होता है तो गुण बिल्कुल भी प्रकट नहीं हो पाता, मतलब पूर्ण रूप से सर्वघात होता है उस गुण का। हमारे अंदर अभी अवधि ज्ञान है क्या? हमारे अंश मात्र भी अवधि ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, मतलब अवधि ज्ञान का टोटल क्या है? घात किया हुआ है, घात है अभी अवधि ज्ञानावरणी के द्वारा हमारे। तो ऐसे अवधि ज्ञानावरणी के द्वारा हमारे अवधि ज्ञान पर पूर्ण रूप से घात हुआ है, मतलब उसका सर्वघाती अनुभाव चल रहा है हमारे अंदर अभी। सर्वघाती अनुभाव के रहते वो अवधि ज्ञानावरणी ने हमारे अवधि ज्ञान को पूर्ण रूप से घात कर दिया है। तो ये हमारा द्विस्थानक, त्रिस्थानक, चतुस्थानक तीनों लेवल में से कुछ भी हो सकता है। पर अगर देशघाती अनुभाव की बात करते हैं, जैसे हमारे आभिनिबोधिक ज्ञान की बात करें, तो आभिनिबोधिक ज्ञान का लेवल एक स्थानक द्विस्थानक ही हो सकता है। आभिनिबोधिक ज्ञानावरणी का जो अनुभाव है वो त्रिस्थानक चतुस्थानक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, और सर्वघाती अनुभाव तो होता ही नहीं है, इसलिए द्विस्थानक को भी मना कर देंगे यहाँ के लेवल का, पर यहाँ वाला द्विस्थानक हो सकता है। अभी आप समझोगे कि ये दोनों द्विस्थानक है, तो फिर इसमें लेवल लेवल की क्या बात करी। तो हमने देखा था कि ये जितना भी हम बता रहे हैं ना, एक स्थानक से लेकर चतुस्थानक तक, वो एक स्थानक, द्विस्थानक, जैसे हम ये पूरी एक रेंज बताते हैं, ये क्या है? ये असंख्य टाइप के अनुभाव है। इन असंख्य अनुभाव में हमने सिर्फ 4 लेवल का बाइफर्गेशन किया है। ये 4 लेवल हमने क्या करे? सिर्फ अपने हिसाब से इन 4 लेवल में भी असंख्य टाइप के क्या है? अनुभाव है, असंख्य प्रकार हैं, लेकिन उस पूरे एरिया को हमने सिर्फ क्या बोल दिया? एक स्थानक। मतलब इतना लेवल का अगर है तो उसको हमने बता दिया सभी किस में आएंगे? एक स्थानक में। फिर इतना लेवल का है तो द्विस्थानक में आएंगे, इतना लेवल का है अगर अनुभाव तो त्रिस्थानक में आएंगे, और इतने लेवल का अनुभाव है जो तो चतुस्थानक में आएंगे। ये हमने डिसाइड कर लिया। अब ये सभी इसके अंदर असंख्य प्रकार के अनुभाव हैं। ठीक है, अब ये जो एक स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक, चतुस्थानक, ये 4 प्रकार के अनुभाव है, इसमें से देशघाती अनुभाव कौन कौन से लेवल का हो सकता है? देशघाती अनुभाव के ये सब लेवल से ध्यान रखना, ये जो है ना, ये लेवल है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है? इसका लेवल है, यहाँ पे सबसे कम होगा और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट होता है। ठीक है, ये सबसे कम होता है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। ये जीरो तो नहीं होता, जीरो से नहीं बोल सकते, बस ये इतना समझना कि ये कम लेवल का होता है और ये बहुत हाई लेवल का होता है। ठीक है, ये बढ़ता हुआ क्रम है। एक स्थानक का लेवल, एक स्थानक अनुभाव सबसे कम होता है, चतुस्थानक का सबसे अधिक होता है अनुभाव, मतलब उसका रस जो भी वो फल दे रहा है। अब जो देशघाती अनुभाव की हम बात करते हैं कि कोई भी प्रकृति का अगर देशघाती अनुभाव का उदय है, देशघाती अनुभाव के रूप में अगर वो प्रकृति उदय में आ रही है, तो वो देशघाती अनुभाव इतना भी हो सकता है और इतना भी हो सकता है। द्विस्थानक का थोड़ा, अब ये जो थोड़ा है ना, ये इतना 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 कुछ भी हो सकता है, लेकिन द्विस्थानक के एक निश्चित लेवल तक
मतलब निश्चित बोले या एक कुछ ऐसा लेवल आता है जिस लेवल तक ये देशघाती अनुभाव कहलाता है। मतलब अगर देशघाती अनुभाव है तो वो इतने लेवल तक ही होगा। अब इतने लेवल तक होगा अगर देशघाती अनुभाव, तो इसमें एक स्थानक भी आ गया और थोड़ा सा द्विस्थानक भी आ गया। फिर जो सर्वघाती अनुभाव होता है वो यहां से लेकर यहाँ तक पूरा होता है, सर्वघाती अनुभाव। अब सर्वघाती अनुभाव में हमने देखा थोड़ा सा देशघाती भी आ गया, बचा हुआ थोड़ा सा द्विस्थानक भी आ गया, बचा हुआ त्रिस्थानक भी आ गया और बचा हुआ चतुस्थानक भी आ गया। ये क्लियर हुआ। देशघाती अनुभाव में प्रकृतियों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम अनुभाव की बात कर रहे हैं, ठीक है। देशघाती अनुभाव में एक स्थानक और द्विस्थानक का थोड़ा लेवल आ सकता है। सर्वघाती अनुभाव में द्विस्थानक का थोड़ा लेवल प्लस त्रिस्थानक प्लस चतुस्थानक जितना लेवल आता है, सर्वघाती अनुभाव में एक स्थानक का लेवल नहीं आता। अब आपको क्लियर हुआ यहाँ पे 3 ही क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमारा बीच में द्विस्थानक में डिवीजन हो गया, थोड़ा सा इधर चले गया थोड़ा उधर चले गया। जब द्विस्थानक ही पूरी तरह से सर्वघाती अनुभाव नहीं है तो एक स्थानक पे तो हम बात कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। मैम एक डाउट है। हाँ वो पिक्चर में ऐसा दर्शाया गया कि द्विस्थानक का थोड़ा पार्टी आके देशगाती अनुभव में लिया हुआ है, और बाकी का मतलब ज्यादा अनुभव द्विस्थानक का ज्यादा अनुभव आके सर्वघाती में लिया गया है, तो ऐसा ही समझना चाहिए ना? बोला ना, वो ये मैंने पिक्चर इसको बुक में। मिडिल नहीं बोला, मैंने इसको मिडिल मीडियम एकदम सेंटर पार्ट नहीं बोला। ये जो मैंने मार्किंग करी थी, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मैम। इसको इतना शिफ्ट कर लेते हैं। ये जो मैंने मार्किंग करी थी ना वो एक, ठीक है, एक रफ मार्किंग कर दी थी, पर ऐसे जरूरी नहीं होता है कि द्विस्थानक का कितना पोर्शन है, ये ऐसे हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, बुक में ऐसा दिया हुआ है, प्रारंभ के कुछ अनुभव द्विस्थानक है, वो सॉरी देशघाती है। द्विस्थानक अनुभव के प्रारंभ के कुछ अनुभव देशघाती है, बाकी के सब सर्वघाती है। तो हमको ऐसा ही समझना चाहिए ना, पिक्चर में जैसे उन्होंने थोड़ा लिया है तो थोड़ा पार्ट ही देशघाती में आएगा और ज्यादा पार्ट उस अनुभव का, उस द्विस्थानक अनुभव का सर्वघाती अनुभव में ही आएगा। ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हैं, पर ऐसा ऐसा हमेशा सही होगा ऐसा कुछ नहीं बताया है कि थोड़ा पार्ट ही ले। बस यही बताया है कि द्विस्थानक का लेवल भी देशघाती में इंक्लूडेड रहता है, और फिर उसके बाद का जितना रहता है वो सर्वघाती अनुभाव होता है। प्रारंभ के कुछ अनुभाव देशघाती होते हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि बाद के कुछ नहीं होंगे या बीच में से नहीं होंगे, प्रारंभ के ही होंगे और उसके बाद सब कुछ सर्वघाती होंगे। अब प्रारंभ के ओके। होने से मतलब है कि द्विस्थानक जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से, अब वहां से कितना हो रहा है, कुछ कुछ में हम एक डेफिनेट नहीं बोल सकते ना, कुछ मतलब थोड़ा ही है, ऐसा भी नहीं बोल सकते। ओके। वो बस इतना दर्शाना चाह रहे हैं कि प्रारंभ से मतलब इनिशियल से ही स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा एक स्थानक, जैसे ही एक स्थानक को देशघाती कर दिया फिर थोड़ा बहुत सर्वघाती हुआ फिर वापस देशघाती हो गया फिर सर्वघाती हुआ, ऐसा नहीं होगा। प्रारंभ से ही कुछ अनुभाव ऐसे होंगे जो देशघाती रहेंगे, उसके बाद सब सर्वघाती है, फिर वापस, ऐसा भी बोल सकते हैं। मतलब ऐसा भी बोलने का वो उस लाइन का अर्थ हो सकता है, ठीक है। कुछ ओके अनुभाव मैम। से हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि ठीक है आप ऐसा समझना भी चाह रहे हैं तो आपके समझने में गलत नहीं है, और ऐसा हो भी सकता है कि थोड़े से देशघाती लेवल के हों उसके बाद फिर सभी सर्वघाती हों। अब वो थोड़े से का अमाउंट हम डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। ओके मैम। आपने इसमें क्वेश्चन फिर कल आगे ये भी होमवर्क में लिखा है क्या ना कि क्वेश्चन दिया है वो बता दीजिए। नेक्स्ट पेज पे ये भी लिखा हुआ है, चित्र द्वारा व्यक्त हो रहे अन्य तथ्य काल्पनिक हैं और सिर्फ मुख्य विषय को स्पष्ट करने हेतु दिए हैं। क्योंकि देखो इसमें लिखा है एक स्थानक द्विस्थानक आदि अनुभावों की संख्या, जो भी संख्या है वो काल्पनिक है। जो आपको ये मार्क किया गया है कि इतने इतने इतने, वो सिर्फ काल्पनिक है, ठीक है। बस ये बता रहे हैं कि प्रारंभ वर्ड, वहां पर जो आपने सेंटेंस पढ़ा ना, द्विस्थानक अनुभावों में से प्रारंभ के कुछ अनुभाव देशघाती होते हैं, वहां पे कुछ वर्ड को जोर ना देते हुए प्रारंभ वर्ड को जोर दीजिए कि प्रारंभ के जो होते हैं वो देशघाती है, उसके बाद सब सर्वघाती है, ठीक है। आगे बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है समाधान तो आप वाला ले एक क्वेश्चन बता दिए। समाधान में लिखा है शुभ प्रकृतियों में अनुभव कितना कम न क्यों न हो, उसमें द्विस्थानक अनुभव होता है। स्वभाव में उसमें एक स्थान अनुभव नहीं होता। कहाँ मतलब पर शुभ कहाँ को पर द्विस्थान को शुभ मानेंगे, ऐसा कभी क्वेश्चन आया तो
अच्छा, ये पेज नंबर 31 का पूछ रहे हैं क्या? ये तो हम लोगों ने हाँ, डिस्कशन कर लिया। समाधान शुभ समाधान वाला। प्रकृति में अनुभाव कितना ही कम क्यों ना है, द्विस्थानक अनुभाव तो रहता ही। ये तो हम अशुभ की बात कर रहे हैं। ये जो कुछ भी पढ़ रहे हैं हम, घाती अघाती वाला पार्ट तो अशुभ का है। नहीं, वो शुभ इसमें तो वाले में तो समाधान हमने का खाली ऐसे जानने के लिए पूछ रही थी। और एक हाँ क्वेश्चन हाँ, है आपका, ये जो अभी होमवर्क दिया वो क्वेश्चन लिखवा दीजिए, मेरे को थोड़ा मिस हो गया। क्या लिख के कल करके क्वेश्चन लाना है ये वो। था, टोटल हाँ, घातिनी बोलिए। प्रकृतियों में 47 हाँ, घातिनी प्रकृतियों में कितनी प्रकृतियों में ओनली देशघाती, मतलब कितनी प्रकृतियों में देशघाती अनुभाव है और कितनी प्रकृतियों में सर्वघाती अनुभाव है। टोटल ठीक है। 47 घातिनी प्रकृतियों में। अब यहाँ पे ठीक। ध्यान रखना, सर्वघाती अनुभाव सर्वघातिनी में तो होगा ही होगा कंपलसरी। उसके अलावा यहाँ पर कुछ देशघातिनी प्रकृति भी ऐसी होती है जिनमें सर्वघाती अनुभाव होता है। उनकी संख्या यहाँ पर डालना, और मतलब एक ही प्रकृति को आप दोनों में काउंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ठीक। एक ही प्रकृति, जैसे अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञानावर्णी है, अवधि ज्ञानावर्णी में देशघाती अनुभाव भी होता है, सर्वघाती अनुभाव भी होता है। पर अभिनिबोधि ज्ञानावर्णी में ओनली देशघाती अनुभाव होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जब ठीक है। आप इनको दोनों को ऐड करोगे ना, तो आपकी काउंटिंग 47 नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारी प्रकृति में दोनों प्रकार का अनुभव होता है। ठीक है, ओके। दोनों की जो एडिंग आना चाहिए वो 47 आना चाहिए। 47 में से कौन कौन सी प्रकृति देशघाती अनुभाव वाली है और कौन सी सर्वघाती अनुभाव वाली है, हमको बस ये देखना है। डबल रिपीट हो सकती है क्योंकि एक प्रकृति में दोनों प्रकार का अनुभाव होता है। दोनों होते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अनुभाव बंध का स्वरूप। ठीक है, ये तो हमने जो देखा ना, ये हमारा अनुभाव था। अब ये जो रस होता है, ये अनुभाव होते हैं इस टाइप के, जो इंटेंसिटी या शक्ति होती है कर्मों के उदय में आने की। जब उस अनुभाव को प्रदेशों में डाला जाता है, वो होता है अनुभाव बंध। सिंपल भाषा में, जो अनुभव हमने देखे यहाँ पर, इनको जब प्रदेशों में डाला जाता है, प्रदेशों में मतलब कौन से प्रदेश? कर्म के प्रदेश। कर्म के प्रदेश क्या होते हैं? कार्बन वर्गना के पुद्गल होते हैं, जो हमने इनटेक करा। जब कार्बन वर्गना के पुद्गलों को, जो जिनको ग्रहण किया था, उन कार्बन वर्गना के पुद्गलों में शक्ति डाली, अनुभाव डाला, मतलब वो अनुभाव बंद हो गया। ठीक है, अब उसकी टेक्निकल डेफिनेशन पे आते हैं। ये एक बार रब कर दूं क्या? स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो एक बार ले सकते हैं। अनुभाव बंद मतलब, अनुभाव का क्या करा? बंद करा। बंद करने का मतलब होता है आत्मा में क्या करा? जब आत्म कार्बन वर्गना के पुद्गल को ले रहे थे, तब उसमें अनुभाव को डाला। सिंपल भाषा में अनुभाव, अनुभाव बंद वही होता। अब उसको टेक्निकल भाषा में, मतलब उसकी डेफिनेशन में अगर देखें, तो हम क्या देखेंगे? किसने डाला? सबसे पहले तो जीव ने, क्योंकि जीव में ही ये शक्ति होती है कि वो कार्बन वर्गना के निर्जीव अजीव पुद्गलों में क्या करे? अनुभाव डाले, शक्ति डाले कि वो अपना फल दे। बाकी उनमें शक्ति नहीं होती। तो किसने किया? जीव ने किया। अब जीव ने क्या करा? शक्ति उत्पन्न करी, शक्ति उत्पन्न करी। ठीक है, जीव ने शक्ति उत्पन्न करी। जीव ने शक्ति उत्पन्न करी का क्या अर्थ हुआ? कि जीव ने किसी टाइप की शक्ति डाली है। अब किस में डाली, क्या डाली, कैसे डाली, वो हम देख रहे हैं। जीव ने शक्ति उत्पन्न करी। शक्ति कौन सी शक्ति? फल देने की शक्ति, फल देने की। ठीक है, जीव ने फल देने की शक्ति उत्पन्न करी। फल किस में करी? तो बताया है कार्बन वर्गना के पुद्गलों में, कार्बन वर्गना के पुद्गलों में। ठीक है, जीव ने कार्बन वर्गना के पुद्गलों में फल देने की शक्ति उत्पन्न करी। अब जो कार्बन वर्गना के पुद्गल है ना, क्या लोक में जितने भी पुद्गल बिखरे हुए हैं सब में डाल दी क्या शक्ति? नहीं। जीव जिनको आत्मा के साथ ग्रहण कर रहा है, मतलब ग्रह्यमाण, ग्रह्यमाण का अर्थ क्या होता है? ग्रहण किए जा रहे, जो ग्रहण कर रहे हैं, प्रोसेसिंग में है। जिन वर्गना के पुद्गलों को, मतलब वर्गना के नहीं, जिन पुद्गलों को आत्मा क्या कर रही है? ग्रहण कर रही है। ठीक है, तो ग्रहण किए जा रहे
मान मतलब इन द प्रोसेस, ग्रह्यमान मतलब प्रोसेस में है, ग्रहण करने की प्रोसेस में है। तो जीव जिन ग्रह्यमान मतलब जिनको ग्रहण किए जा रहे हैं, ऐसे पुद्गलों को, ऐसे कार्बन, कौन से पुद्गल है वो, कार्बन वर्णा के पुद्गल है, ऐसे कार्बन वर्णा के पुद्गलों में क्या कर रही है, फल देने की शक्ति उत्पन्न कर रही है। अब जो फल देने की शक्ति है ना, हमने अनुभाव देखा, अनुभाव अलग अलग लेवल्स का होता है, कम ज्यादा, उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा, ये होता है अनुभाव अलग अलग लेवल का। तो जब जीव इनमें शक्ति उत्पन्न करता है, उस समय पे वो ये भी डिसाइड कर देता है कि वो एक स्थानक डाल रहा है, द्विस्थानक डाल रहा है, त्रिस्थानक डाल रहा है या चतुस्थानक डाल रहा है। तो ये जो कम और ज्यादा मतलब न्यूनाधिक, जो न्यूनाधिक शक्ति उत्पन्न करता है वो, उसको, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, अनुभाव बंध कहते हैं। ठीक है, अब वापस हम अपनी डेफिनेशन पे आते हैं। जीव ग्रह्यमाण मतलब ग्रहण किए जा रहे कार्बन वर्णा के पुद्गलों में फल देने की न्यूनाधिक मतलब डिफरेंट टाइप की, विभिन्न प्रकार की न्यूनाधिक शक्ति उत्पन्न करता है, उसे अनुभाव बंध कहते हैं। हो गई डेफिनेशन याद। अनुभाव बंध किसे कहते हैं, जीव ग्रह्यमाण कार्बन वर्णा के पुद्गलों में फल देने की विभिन्न प्रकार की न्यूनाधिक शक्ति उत्पन्न करता है, उसे अनुभाव बंध कहते हैं। इसे अनुभाग बंध अथवा रसबंध भी कहते हैं। अब ये जो अनुभाव बंध होता है, मतलब शक्ति जब डाली जाती है, तो शुभ प्रकृतियों में भी शक्ति डाली जाएगी, अशुभ प्रकृतियों में भी डाली जाएगी। तो शुभ प्रकृतियों में कितने लेवल का, ये जो न्यूनाधिक है, ये कितने लेवल का डाला जाता है, तो बताया ओनली द्विस्थानक, त्रिस्थानक और चतुस्थानक अनुभाव बंध ही डालता है जीव। उनमें एक स्थानक अनुभाव नहीं डाल सकता। ठीक है, पॉसिबल, यहाँ पे एक वर्ड है संभव। संभव मतलब यहाँ पे पॉसिबल है शुभ प्रकृतियों में कि वो द्विस्थानक भी डाल दे, त्रिस्थानक भी डाल दे, चतुस्थानक भी डाल दे। संभव होने का क्या अर्थ है, कंपलसरी नहीं है कि तीनों रस डाल, हमेशा या हर जीव कंपलसरी नहीं है कि तीनों प्रकार में से मतलब तीनों अनुभाव को शक्ति को डाले उस वर्गना के पुद्गल में। लेकिन संभव है, मतलब शुभ प्रकृतियों में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, उसमें द्विस्थानक की भी पॉसिबिलिटी है, त्रिस्थानक के लेवल की भी और चतुस्थानक के लेवल की भी। पर एक स्थानक की तो पॉसिबिलिटी भी नहीं है, एक स्थानक अनुभाव डाल ही नहीं सकता शुभ प्रकृतियों में जीव, क्योंकि एक स्थानक होता ही नहीं है स्वभाव से। जब स्वभाव से एक स्थानक अनुभाव होता ही नहीं है शुभ प्रकृति में, तो फिर एक स्थानक अनुभाव का बंध भी कैसे करेगा जीव शुभ प्रकृतियों के अंदर। ठीक है, ये हो गया अशुभ प्रकृतियों में। अब जो अशुभ प्रकृति है ना, शुभ प्रकृतियों में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, द्विस्थानक, त्रिस्थानक और चतुस्थानक की पॉसिबिलिटी है, मतलब संभव है। ठीक है, लेकिन एक स्थानक संभव मतलब एक स्थानक नहीं होता, संभव नहीं है मतलब होता ही नहीं है। लेकिन जो अशुभ है, अशुभ में भी शुभ कितनी है टोटल, अशुभ ठीक है, शुभ की सारी 42 प्रकृतियों में, शुभ मतलब पुण्य प्रकृति, शुभ की सारी 42 प्रकृति में ओनली 3 टाइप का क्या होता है, अनुभाव होता है। लेकिन अशुभ की 84 प्रकृति जितनी भी है, उन सभी 84 प्रकृति में द्वि, त्रि और चतु ही रहता है। ठीक है, यहाँ पर भी यही बात है जो हमने शुभ में बोली, सेम बात है। शुभ प्रकृतियों में द्विस्थानक, त्रिस्थानक, चतुस्थानक संभव है। अशुभ प्रकृति में भी सारी, यहाँ पे सभी की वर्ड यूज करना, क्योंकि हम पूरे 42 और पूरे 84 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी सभी वर्ड यूज होगा। सभी अशुभ प्रकृति मतलब 84 प्रकृतियों में द्विस्थानक, त्रिस्थानक, चतुस्थानक संभव है। लेकिन यहाँ पर शुभ में एक पॉइंट और आया, एक स्थानक नहीं पाया जाता। लेकिन अशुभ प्रकृति की 84 प्रकृति में से 17 प्रकृति ऐसी होती हैं जिनमें एक स्थानक अनुभाव भी क्या होता है, संभव होता है। ठीक है, 17 प्रकृति। अब 17 में से माइनस करते हैं, कितनी बची, 67। ठीक है, 67 प्रकृति में एक स्थानक नहीं होता।
ठीक है। 67 प्रकृतियों में ओनली द्विस्थानक, त्रिस्थानक, चतुस्थानक संभव होता है, लेकिन जो 17 प्रकृति हैं उनमें एक स्थानक भी संभव होता है। मतलब इसमें चारों टाइप के अनुभाव हो सकते हैं। चार अनुभाव, चार प्रकार के अनुभाव है, हाँ, चार प्रकृति नहीं है। चार प्रकार के अनुभाव 17 प्रकृतियों में हो सकते हैं, लेकिन 84 में से 67 प्रकृति और ये 42 प्रकृति, टोटल 122 प्रकृतियों में से 122 प्रकृतियों में से यहाँ पर हमको माइनस वो भी करना पड़ेगा। वर्ण चतुष्क को हम लोगों ने रिपीट लिया है, इसलिए हम हाँ ठीक है 122 ही रहने देते हैं। 122 प्रकृतियों में से 42, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें कि 38 प्रकृति और यहाँ की 67 प्रकृति। समझ आया ये? हमने 67 में वर्ण चतुष्क ले रहे हैं, इसलिए हमने 42 में से जो रिपीटेड वर्ण चतुष्क था उसको माइनस कर दिया प्रकृति की काउंटिंग के लिए। बस इतना। आप लोग डीप में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर कंफ्यूज मत हो, इनको समझ में आ रहा है वो समझ लीजिए, पर इतनी हैवी चीज नहीं है कि आप ऐसा सोचो कि रिवीजन क्लास में पहली बार हमको बता रहे हैं और कितनी कंफ्यूजन वाली चीज बता दी। ये वापस बता दीजिए 42 के बारे में। ये सिर्फ ना उपयोग लगाने वाली चीज है कि देखो 84 प्लस 42 जब हम करते हैं तो हमारा आंसर 122 आता है क्या? नहीं आता, आंसर आता है 126। तो 126 कैसे आया? प्रकृति तो 122 ही होती है उदय योग्य। तो 122 उदय योग्य जो प्रकृति है वो, मतलब 122 की बात करते हैं हम उदय प्रकरण में, उन 122 प्रकृतियों में हम जो वर्ण चतुष्क की बात करते हैं ना, उसको हम शुभ और अशुभ के वर्णन में रिपीट करते हैं। मतलब चार जो वर्ण चतुष्क है वो प्रकृति शुभ प्रकृति में भी काउंट की जाती है, अशुभ प्रकृति में भी काउंट की जाती है। तो अगर हम अशुभ में उसको काउंट कर रहे हैं अभी इस काउंटिंग में, अगर हम 17 और 67 किया हमने, तो 17 प्लस 67 ऑलरेडी हमारी 84 हो गई थी, और 122 प्रकृति में से 84 की हमने बात कर ली। तो अब हमारे पास कितनी बची? तो हमारे पास 38 बची। 38 क्यों बची? 39, 40, 41, 42, ये जो चार प्रकृति है ये वर्ण चतुष्क है, इसको हमने ऑलरेडी इसमें बात कर ली है। इसलिए अब यहाँ पे हम सिर्फ 38 प्रकृति बोलेंगे, हमारे पास रिमेनिंग है। रिमेनिंग 38 प्रकृति प्लस 67 प्रकृति, इनमें ओनली 3 टाइप का अनुभाव संभव होता है, और जो 17 प्रकृति है इनमें चारों टाइप का अनुभाव संभव हो सकता है। ठीक है। शुभ प्रकृति 42 होती हैं। अगर उनकी अलग से बात करें कि शुभ प्रकृति में कितना होता है, तो 42, सभी 42 प्रकृतियों में ओनली 3 प्रकार का अनुभव होता है। अशुभ प्रकृति 84 है, उसमें से 67 प्रकृतियों में द्विस्त्री और द्विस्थानक, त्रिस्थानक और चतुस्थानक संभव होता है, एक स्थानक नहीं होता, सेम इसके तरह। लेकिन 17 प्रकृति ऐसी होती है जिनमें चारों प्रकार का संभव होता है। तो वो 17 प्रकृति कौन सी है? तो बताया गया 17 प्रकृतियों में ज्ञानावर्णी की कितनी होती है? 4। यहाँ पर केवल ज्ञानावर्णी नहीं होता। ठीक है, केवल ज्ञानावर्णी नहीं होता, मतलब रिमेनिंग 4। उसके बाद आता है दर्शनावर्णी। दर्शनावर्णी की 3। 3 मतलब ओनली, मतलब निद्रा पंचक हटाया, निद्रा पंचक हटा दिया और केवल दर्शनावर्णी हटा दिया। ठीक है, बची 3। फिर नेक्स्ट आता है पाप प्रकृति है। पाप प्रकृति में मोहिनी की बात कर रहे हैं नेक्स्ट। ठीक है, मोहिनी कर्म में टोटल 28 है, उसमें से हमने संज्वलन चतुष्क लिया है और पुरुष वेद लिया है। रिमेनिंग कितनी बची? 3 भी नहीं ली, 16 में से 12 नहीं ली, 9 में से 8 नहीं ली। समझ आ गया? दर्शन मोहिनी की तीनों प्रकृति नहीं ली, मतलब तीनों प्रकृतियों में एक स्थानक नहीं होता। 12 जो कक्षाएं हैं, अनंतानुबंधी चतुष्क, अप्रत्याख्यान चतुष्क और प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, उनमें एक स्थानक संभव नहीं होता। 8 टाइप के 9 कक्षाएं पुरुष वेद को छोड़कर, उनमें एक स्थानक अनुभाव नहीं होता। नेक्स्ट अंतराय।
अंतराय कर्म की पांचों ही प्रकृति में क्या होता है, एक स्थानक भी संभव होता है। ये हो गई 4 + 3 7, 7 + 4 11, 12, 12 + 5 17। ये 17 प्रकृति क्या होती हैं जिनमें एक स्थानक अनुभाव भी संभव होता है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमको कोई भी आघाती प्रकृति नहीं है, मतलब सारी आघाती प्रकृतियों में द्विस्थानक त्रिस्थानक चतुस्थानक संभव है, लेकिन ओनली घातिनी प्रकृतियां, उनमें भी सेलेक्टेड घातिनी, सारी नहीं। घातिनी प्रकृतियों में भी 4 दर्शनावर्णी, 4 प्रकार की ज्ञानावर्णी, 3 दर्शनावर्णी, मोहिनी में ओनली संज्वलन चतुष्क एंड पुरुष वेद, अंतराय में 5, पांचों ही प्रकृति। ये ये देश घातिनी 17 भी तो है, ये सब देश क्या घातिनी भी तो है। नहीं, हाँ ये देश खातिनी तो है, ये भी देश खातिनी है, ये भी देश खातिनी है, ये भी देश खातिनी, ये भी देश खातिनी, ये भी देश खातिनी है, सभी देश खातिनी प्रकृति। क्योंकि सर्वघातिनी प्रकृति में तो देश घाती अनुभाव होता ही नहीं है ना। और हमने देखा एक स्थानक में कौन सा अनुभाव होता है, अभी तो पढ़ा हमने, एक स्थानक में कौन सा अनुभाव होता है, अब भी ये वाली चार्ट में देखा था हम लोगों ने। एक स्थानक अनुभाव में कौन सा अनुभाव होता है, ओनली देश घाती होता है ना, सर्वघाती अनुभाव तो होता ही नहीं है। तो हम सारी जितनी भी इनमें से जितनी भी वो वाली प्रकृति थी, सर्वघातिनी प्रकृति थी, उनकी बात हम कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वघातिनी प्रकृतियों में सर्वघाती अनुभाव होता है, और सर्वघाती अनुभाव कभी भी एक स्थानक अनुभाव नहीं होता। सर्वघाती अनुभाव में द्वि, त्रि या चतु ही होता है। ठीक है, और अगर किसी में एक स्थानक अनुभव हो सकता है तो वो ओनली एंड ओनली देश खाती अनुभाव में हो सकता है, और देश खाती अनुभाव सिर्फ देश खातिनी प्रकृतियों में रहता है। तो ये जो 17 प्रकृति हैं वो देश खातिनी प्रकृति ही है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर सारी देश खातिनी नहीं आई है, क्योंकि देश खातिनी में ये तो चलो पूरी आ गई, ये भी पूरी आ गई, ये भी पूरी आ गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मोहिनी कर्म है उसमें 9 संज्वलन चतुष्क के साथ साथ हम 9 टाइप के नौकशाय बोलते हैं, ध्यान में आया। यहाँ पे सिर्फ एक पुरुष वेद को बोल रहे हैं, वहां पर है 9 टाइप के नौकशाय, सभी देश खातिनी होते हैं। पर यहाँ पर सिर्फ पुरुष वेद की बात की गई है, रिमेनिंग 8 देश घातिनी प्रकृति को भी हटा दिया गया। उनमें जो रिमेनिंग देश घातिनी प्रकृति है उनमें देश घाती अनुभाव होने के बावजूद भी एक स्थानक बंध नहीं होता, उनमें मतलब एक स्थानक का जो अनुभाव बंध है वो नहीं होता। एक स्थानक अनुभाव बंध सिर्फ संज्वलन चतुष्क और पुरुष वेद में ही हो सकता है। ठीक है, ज्ञानावर्णी 4, दर्शनावर्णी 3, संज्वलन चतुष्क, पुरुष वेद और 5 अंतराय। ठीक है, ये प्रकृति को आपको ध्यान में रखना है। 17 प्रकृतियों में ओनली एंड ओनली, मतलब इन 17 प्रकृतियों में 1 2 3 4 चारों लेवल का अनुभाव बंध हो सकता है, पर जो रिमेनिंग 67 प्रकृति है उसमें द्विस्थानक त्रिस्थानक चतुस्थानक ही संभव है। सारी शुभ प्रकृतियों में ओनली द्विस्थानक त्रिस्थानक और चतुस्थानक संभव होता है। ठीक है, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अभी किसी के कोई डाउट है अभी जो पढ़ा इससे रिलेटेड? मुझे एक स्थानक के बारे में बता दीजिए, एक स्थानक क्या होता है? एक स्थानक लेवल है, सबसे लोएस्ट लेवल है अनुभाव का। मतलब जब भी कोई प्रकृति अपना फल देगी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझना, कोई भी प्रकृति अपना फल देगी वो इतने कम लेवल का फल दे रही है, बहुत कम लेवल का। जैसे अगर किसी जीव के अवधि ज्ञानावर्णी का या फिर सिंपल बोलो अभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी, अभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी का जब जीव ने बंध किया उस समय पे वो इतना लाइट बंध किया कि पता भी नहीं चलेगा कि अभिनिबोधिक ज्ञानावर्णी का उदय भी मतलब उदय भी हो रहा होगा जब वो अपना फल देगी। इतना लाइट लेवल का करा। अब जैसे हमने उस टाइम बात करी थी अवधि ज्ञानावर्णी में परम अवधि ज्ञानावर्णी, मतलब अवधि ज्ञान का मैक्सिमम लेवल प्राप्त हो गया, मैक्सिमम लेवल प्राप्त हो गया, पर फिर भी उसका अवधि ज्ञानावर्णी का उदय तो रहेगा ही। और अवधि ज्ञानावर्णी का अगर उदय है तो जब वो उसने अपना फल दिया तो कितना मिनिमम लेवल का फल दिया होगा जब इतना ज्यादा अवधि ज्ञान प्रकट हुआ। तो वो हम समझ सकते हैं कि शायद एक स्थानक उसका अनुभव बंद हुआ था और एक स्थानक अनुभाव के रूप में ही वो अपना फल दे रही है, मतलब बहुत कम लेवल का फल दे रही है। ठीक है, मतलब केवल ज्ञान नहीं आ पाया, मगर पूरा ज्ञान है उसके पास, मगर संपूर्ण ज्ञान नहीं है।
केवल ज्ञान टोटल डिफरेंट चीज है। आप केवल ज्ञान को अवधि ज्ञान से कंपेयर ही नहीं कर सकते। कितना ही परम अवधि ज्ञान आ जाए पर वो अवधि ज्ञान छोड़ सकता है, जैसे ज्ञानावरणी अवधि ज्ञानावरणी का वापस उदय आ गया। मतलब अवधि ज्ञानावरणी का शोषम कम हो गया और अवधि ज्ञानावरणी की प्रकारता बढ़ गई, तो आपका वो परम अवधि ज्ञान भी चला जाएगा। आप परम अवधि ज्ञान को केवल ज्ञान से कंपेयर ही नहीं कर सकते कि आपका कितना ही टॉप लेवल का परम अवधि ज्ञान हो गया मतलब आप केवल ज्ञान के नजदीक आ गए। ठीक है, नजदीक तो आते हैं लेकिन आप बस उसी को छू दोगे ऐसी बात नहीं हो जाएगी कि आप उससे थोड़ा लेवल कम आ गए हो, ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक ठीक है, है, अभी आपने की मेरा क्लास डाउट के क्लियर हिसाब कर से। दिया। हाँ, थैंक अभी यू। और किसी के कोई डाउट है इस क्लास के हिसाब से? एक जैचनीन एक स्थानक और चतुस्थानक में ये डिफरेंस है ना कि एक वाला तो मतलब आवरण कम है और चतुष वाले में आवरण ज्यादा है। आवरण कम और ज्यादा की बात नहीं करेंगे, मतलब कहलाएगा वही, न्यूनाधिक शक्ति उत्पन्न की है ना। जो फल देने की शक्ति थी, फल देने की शक्ति कैसी थी, वो किस रूप में अपना फल देता, वो आवरण की बात हो जाती है कि उसका जो आवरण है वो इनडायरेक्टली वो कनेक्टेड है। पर यहाँ पर फल देने की जो शक्ति है वो न्यूनाधिक, मतलब न्यून है या फिर अधिक है। जो लेवल है अनुभाव बंध का आप बोल रहे हो, एक स्थानक का अगर लेवल है तो वो कम आवरण होगा। तो ऐसा हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते क्योंकि ऐसा क्लियर खुलासा नहीं है। हम समझकर अपने उपयोग से बोल सकते हैं कि कम लेवल का आवरण होगा, मतलब उसकी जो फल देने की शक्ति है वो भी कम हो गई। अपना आवरण देने का ही तो उसका फल है, मतलब उसका काम तो आवरण देना ही होता है। तो ऐसा हम समझ सकते हैं, बट हम डायरेक्टली उस चीज को कहीं प्रमाण के साथ लिख नहीं सकते। जैसे एक अनुभव मतलब प्योर प्योर वाली चीज, जैसे आपने गन्ने के रस का एग्जाम्पल दिखाया तो शुरू में एकदम प्योर, फिर उसको गाढ़ा 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 करते गए। गाढ़ा नहीं कर रहे, उसकी मिठास बढ़ा रहे। हमारा वहां गाढ़ा करने का उद्देश्य नहीं है, वहां पे उसको जितना बॉईल कर रहे हैं ना उतनी मिठास बढ़ रही है। तो ये उसके शुभ मिठास कर्म से और पाप रिलेशन है। कर्म दोनों हो सकते हैं? क्या? शुभ और अशुभ दोनों हो सकते हैं इसमें? किसमें? जैसे ये अनुभव बन रहा है ना, तो इसमें शुभ हाँ, अनुभव भी बन सकता है, अशुभ अनुभव भी बन सकता है। नहीं, अशुभ और शुभ अनुभाव बंधने की बात नहीं है। अनुभाव का लेवल है एक स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक, चतुस्थानक। अब वो शुभ रूप में है, मतलब शुभ प्रकृति अपना फल कैसा देगी, शुभ प्रकृति तो अपना फल भी शुभ देगी। अब शुभ फल एक स्थानक मतलब कम से कम लेवल का है शुभ, या फिर मैक्सिमम। देखो, चतुस्थानक अगर किसी शुभ प्रकृति में चतुस्थानक है तो वो अच्छी बात है, मतलब इतना हाई लेवल की शुभ प्रकृति शुभ फल हमको मिल रहा है। और वहीं अगर हम अशुभ की बात करें तो अशुभ प्रकृति में चतुस्थानक बिल्कुल बहुत बेकार चीज हो गई, क्योंकि इतना मैक्सिमम कड़वा फल हमको मिल रहा है। ठीक है, इसलिए चतुस्थानक अच्छा है या एक स्थानक बुरा है ऐसा नहीं बोलेंगे। चतुस्थानक का लेवल शुभ के जगह पर बहुत अच्छा हो जाता है और अशुभ की जगह पर बहुत। आपसे बोलेंगे कि आपको सबसे मीठी चीज कुछ खिला दे, हाईएस्ट मिठास वाली, तो आपको वो ज्यादा अच्छी लगेगी या हाईएस्ट करवाहट बेस्ट लेवल की है, पर वहां पे करवाहट अशुभता ज्यादा है, तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। ठीक है। तो दीदी इसमें बस प्रश्न यही था कि अब जैसे ये कैसे वो हुआ डिटरमिन कि भाई पुरुष वेद में एक स्थानक अनुभाव बंद होगा और फिर पुरुष वेद में मतलब, तो ये कैसे इसका ओरिजिन कैसे हुआ, मतलब ये कैसे डिटरमिन आप हुआ? पुरुष वेद के अलावा 8 प्रकृतियों का बोल रहे हो क्या, कि 8 में नहीं है और पुरुष वेद में है, ऐसा पूछ रहे हो? हाँ हाँ, मतलब वैसे समझ लें या बस ऐसे ही समझ लें कि पुरुष वेद में ही क्यों एक स्थानक अनुभाव बंद हो रहा है? ऐसा होता है जब जीव के जैसे जैसे अध्यवसाय बढ़ते हैं ना, 9th गुण स्थान में जीव आता है। 9th गुण स्थान के बाद आगे बढ़ते 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 जब 9th गुण स्थान में जीव आता है ना, 9th गुण स्थान में ओनली एंड ओनली पुरुष वेद का बंध करता है। मतलब ऐसा बोला जाए तो जो स्त्री वेद और नपुंसक वेद है ना, उनका तो फर्स्ट गुण स्थान सेकंड गुण स्थान में ही जीव बंध रोक देता है। ओनली फर्स्ट गुण स्थान में ही जीव नपुंसक वेद का बंद करता है। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड गुण स्थान में ही होगा जीव तो स्त्री वेद का बंद करेगा। लेकिन जब जीव आगे बढ़ता है थर्ड एंड अबव गुण स्थानों में, ओनली एंड ओनली पुरुष वेद का ही बंद करता है वो।
और उसके बाद फिर जैसे जो हास्य षटक की बात करते हैं, हास्य षटक में से भी 6th गुण स्थान तक रिमेनिंग बचता है, और फिर 8th गुण स्थान तक, मतलब टोटल जो हास्य षटक है और दोनों वेद हैं, 6 + 2 क्या हो गया 8, ये 8 प्रकृति 8th गुण स्थान तक ही बंद करता है जीव, मतलब 8 के बाद इनका बंद नहीं करता, इससे पहले रोक देता है बात अलग है, पर 8 से ज्यादा, मतलब कोई भी जीव अगर 9th गुण स्थान में आता है ना, हमने देखा था, अगर आपने इंटरमीडिएट का सिलेबस आपका चल रहा हो, 9th गुण स्थान से श्रेणी स्टार्ट हो जाती है, 8th गुण स्थान भी श्रेणीवर्ती गुण स्थान है, लेकिन जो श्रेणी स्टार्ट होती है वो 9th गुण स्थान से स्टार्ट होती है। 9th गुण स्थान में श्रेणी के समय पर इतना हाईएस्ट लेवल का काम आत्मा कर रही है, श्रेणी चढ़ना छोटी बात नहीं होती, तो जब जीव 9th गुण स्थान तक पहुंची, वो श्रेणी चढ़ रही है, तब उसका सिर्फ ये 17 प्रकृतियों का बंध रहता है, मतलब घातिनी की अपेक्षा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो बात करी थी वो अशुभ की बात हम अभी कर रहे हैं, शुभ की बात नहीं कर रहे हैं। उसमें जो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, मतलब जो भी प्रकृति है वो सब तो एक तरफ है, लेकिन जो 17 प्रकृतियों में से जब आप बात करते हो संज्वलन, चतुष्क और पुरुष वेद की, तो हमने वो 8 क्यों छोड़ा, उसका रीजन ये है, ये बोल सकते हैं कि जो पुरुष वेद और संज्वलन चतुष्क है ना, वो ही 9th गुण स्थान में बंध योग्य बचता है, और बाकी कोई भी मोहिनी कर्म की जितनी कितनी प्रकृति हो गई है, 12, 13, 14, 15, 15 और 8, 23 प्रकृति, 23 प्रकृतियां जो हैं मोहिनी कर्म की, वो 9th गुण स्थान में बंद नहीं होता उनका, और इतने हाई अध्यवसाय के समय पर अशुभ प्रकृति का लोएस्ट लेवल का रस वाला बंद होता है। ठीक है, ये आपको एक मतलब थोड़ा अभी के लिए अभी आप इतना समझ सकते हो। ठीक है, एक एक प्रकृति का हम वर्णन नहीं बता रहे, मोहिनी कर्म की जो बात की गई है उसके लिए हम समझ सकते हैं। नहीं नहीं, फिर भी बहुत अच्छा समझा है, थैंक यू जी। दीदी इन्हें सूक्ष्म कषाय के रूप में समझ सकते हैं? नहीं, ये है बादर, ये जो संज्वलन चतुष्क है ये बादर ही है। अच्छा, ठीक है, ठीक आज है। के लिए हम इतना ही रखते हैं, आप लोग इसके बारे में, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसके बारे में, और इस चैप्टर के भी जो आपकी डिटेल्स बुक में है सबको पढ़ के अनुप्रेक्षा करना, कुछ भी डाउट आता है तो हम कल की क्लास में डिस्कस करने के भाव रखते हैं, और ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, कल हम नेक्स्ट अध्याय 9 स्टार्ट करने के भाव रखते हैं। ठीक है, अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, हम निष्प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। सभी से क्षमा याचना। जय जिनेन्द्र। क्षमा याचना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।